प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो आज 12th मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज हम एक टॉपिक लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है सारणिकों के गुणधर्म। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सारणिक को कैसे खोलते हैं, सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है वो सीखा था। ठीक, तो आज हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या करेंगी, सारणिकों को जल्दी खोलने में, जल्दी कैलकुलेशन करने में हमको मदद करती है। ठीक है, बड़े बड़े सारणिकों को खोलने में हम क्या लगाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो प्रॉपर्टीज पर आते हैं। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि किसी सारणी के पंक्ति व स्तंभों को आपस में परिवर्तित करने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। ठीक है, अगर आपको कोई सारणिक दे रखा है, ठीक है, उसका यदि मान निकालना है, यदि आप उसके रो और कॉलम को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश होगा। ठीक है, आइए इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार। अगर सपोज दैट आपको एक सारणिक दिया हुआ है, सारणिक का ये डेल किसका संकेत था, सारणिक का था ना, लास्ट वीडियो में देखा था हमने। इक्वल, अगर आपको एक सारणिक दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये आई दिया है, एक सारणिक है ना। तो इस सारणिक का मान होगा किसके इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ये, इसको मैंने डेल दे दिया, इसको डेल वन नाम दे देता हूँ। तो डेल वन इक्वल क्या हो जाएगा, अब रो और कॉलम को इंटरचेंज करो, अर्थात फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गई तो क्या हो जाएगा ए बी सी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ गई तो क्या होगा डी ई एफ, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ गई तो क्या हो जाएगा जी एच आई हो गया। अब चेक करते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग नहीं बल्कि सेम है। ठीक है, तो मैंने किया क्या, जो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट है डेल, इसको मैंने ओपन किया, किससे, R1 के रिस्पेक्ट में खोल रहा हूँ। ठीक है, तो R1 के रिस्पेक्ट में खोलूंगा तो ए आ गया। अब ए के साथ नए कॉलम आएगा, नए रो आएगा, तो बचा क्या, ई एफ एच आई बचा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, हमने सीखा था ना, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। तो क्या बनेगा ई आई माइनस एच एफ, तो क्या बना ई आई माइनस एच एफ हो गया। माइनस, क्योंकि इसका मानक स्टैंडर्ड, इसका मानक चिन्ह है माइनस बी। अब बी वाले में नए कॉलम आई, नए रो आई। ठीक है, तो ये कॉलम भी हट गई, ये रो भी हट गई, तो क्या बचा डी एफ जी आई। तो मल्टीप्लाई कीजिए डी आई माइनस जी एफ, तो क्या बचेगा डी आई माइनस जी एफ हो गया, प्लस सी। अब सी वाले में क्या आएगा, गैस कीजिए, नए कॉलम आएगा, नए रो आएगी, तो क्या बना डी एच माइनस जी, तो क्या बचा डी एच माइनस जी ई हो गया। ठीक है, अब ऐसे इस सारणी को खोलिए आप, इसको भी हम R1 से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 से जब करेंगे तो ए आ गया, तो क्या आएगा ई आई माइनस एफ एच, ई आई माइनस एफ एच, माइनस क्या हो गया डी। अब डी वाले में नए कॉलम नए रो, तो क्या आया बी आई माइनस सी एच, बी आई माइनस क्या हो जाएगा सी एच हो गया। क्लियर। अब आते हैं जी प्लस जी। अब जी वाले में क्या आएगा, नए कॉलम नहीं, नए पंक्ति आएगी, नए कॉलम आएगा, तो बचा क्या बी ई सी एफ, तो क्या बनेगा बी एफ माइनस सी, तो क्या बचा बी एफ माइनस सी ई आ गई। ठीक है, तो हमने दोनों सारणी को खोल लिया। अभी ब्रैकेट में अंदाज नहीं आ रहा ना कि इक्वल वैल्यू है, तो हम इसके ब्रैकेट को खोल लेते हैं एक बार। तो खोलिए, क्या आएगा ए ई आई माइनस ए एच एफ, खोल लिया, ए से मल्टीप्लाई किया। अब माइनस बी से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस बी डी आई माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा बी जी एफ हो गया। अब प्लस सी से करिए, सी डी एच प्लस माइनस माइनस सी जी ई हो गया। क्लियर। अब इसको ओपन कीजिए, ए ई आई माइनस ए एफ एच माइनस डी बी आई माइनस माइनस प्लस डी सी एच। अब इसको ओपन कीजिए, प्लस क्या आएगा जी बी एफ
प्लस माइनस माइनस जी सी ई हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं इसके एलिमेंट को मैच करते हैं। ए ई आई मैच हो गया, प्लस में आ गया, माइनस ए एच एफ थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आ गया, देखो सेम मैच हो गया। बी डी आई माइनस में है, यहाँ बी डी आई किस में है, माइनस में है, देखिए ये भी मैच हो गया। अब देखिए सी डी एच यहाँ प्लस में है, सी डी एच यहाँ भी किस में है, प्लस में है। ठीक। अब देखिए बी जी एफ यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी ये तो मैच हो गया था ना हमारा, ये इससे मैच हो गया था, ये इससे मैच हो गया था ना। बी जी एफ किसके इक्वल है, बी जी एफ सेम है, माइनस सी जी ई माइनस सी जी ई। तो इसका मतलब हर एलिमेंट, देखो इसका मतलब इस डेल की जो वैल्यू आई वही डेल वन की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सो डेल इक्वल क्या हो गया, डेल वन हो गया। क्लियर है। तो इसका मतलब हमने क्या निष्कर्ष निकाला, अगर आपको किसी भी सारणी के पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदलने की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में नोट रखना है कि सारणी के पंक्ति और स्तंभों को यदि आपस में आप इंटरचेंज कर देंगे तो उस सारणी की वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, अर्थात वैल्यू क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी, है नहीं। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट ये भी सीख गए कि किसी भी सारणी को किसी भी पंक्ति से खोलें या किसी भी स्तंभ से खोलें, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। एक बार आप देखिए, इसको मैं अगर डायरेक्ट वैल्यू आएगी ये भी देखेंगे, यदि मैंने इसको R1 से खोला तो ये बन गया ना, और यदि मैं इसको C1 से खोलूंगा, ये कॉलम नंबर 1 के रिस्पेक्ट में खोलूंगा तो यही बन जाएगा। देखिए ए ई आई माइनस जी एच, ये एफ एच बन गया, माइनस बी। अब नई रो आएगी, नई कॉलम आएगा, तो क्या आया, डी आई माइनस एफ जी। क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सारणी को किसी भी पंक्ति से खोलें या किसी भी कॉलम से खोलें, वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स पंक्ति और स्तंभों को यदि बदल देंगे तो सारणी की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। तो इस फर्स्ट रूल को आपने नोट रखे रहना है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक। आइए अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में चलते हैं और ध्यानपूर्वक इनको समझेंगे और नोट करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अब प्रॉपर्टी नंबर हमारी सेकंड कहती क्या है, ठीक है, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्ति अथवा किन्हीं दो स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अर्थात अगर आप किसी भी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों को एक दूसरे से बदल दें या किन्हीं भी दो स्तंभों को एक दूसरे से बदल दें तो वहाँ पर सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। इट मीन्स यदि वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है तो फिर किस में आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आ रही है तो चिन्ह, रो और कॉलम बदल दोगे, नहीं दो रो को बदल दोगे या दो कॉलम को बदल दोगे, तो नेगेटिव आ रहा तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा। ये कहना चाह रहा है। इट मीन्स एक एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी आप प्रसार खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब प्रसार में बहुत टाइम लग जा रहा है तो आपने प्रसार करके खुद चेक करना है। ठीक। अब इट मीन्स हुआ क्या, यदि हमको डेल दिया है ए बी सी डी ई एफ दिया है, जी एच आई दे दिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, डेल है। ऐसी मैंने एक डेल वन निकाला। डेल वन निकालने में मैंने क्या किया, इसकी दो रो को बदल दिया। किन्हीं भी दो रो को बदल दो, ऐसा नहीं कि फर्स्ट और सेकंड में ही होगा, फर्स्ट और थर्ड में भी होगा, सेकंड और थर्ड में भी होगा। और जो रूल हमारे रो में हो रहा वही रूल कहाँ भी लगेगा, कॉलम में भी लगेगा। तो मैं इसके दो रो को बदल देता हूँ, तो मेरा डिटर्मिनेंट बन गया डी ई एफ ए बी सी जी एच आई बन गया।
तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो डेल की वैल्यू है इक्वल किसके हो जाएगा, माइनस डेल वन के हो जाएगा। अर्थात यहाँ से जो आपकी डेल की वैल्यू आएगी, इसका जब प्रसार आप करेंगे ना, इसका आप प्रसार करेंगे जब खोलेंगे एक बार, तो इसको खोल के जो मान आएगा वो मान इस वाले का जो खोल के प्रसार आएगा उसके मान का क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको खोल के देखिए, इसको भी खोल के देखिए, यहाँ जो पॉजिटिव होगा वो यहाँ नेगेटिव होगा, जो यहाँ नेगेटिव होगा वो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर हम रिजल्ट क्या कह सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इक्वल किसके हो जाएगा, माइनस ऑफ डी ई एफ ए बी सी जी एच और आई के। अर्थात आपने किसी भी डिटर्मिनेंट के यदि दो रोज को आपस में बदल दिया तो उस सारणी का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अर्थात इसकी जो वैल्यू आएगी रो बदलने के बाद वो वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके नेगेटिव आएगी। तो इक्वल दिखाने के लिए इसका चिन्ह यदि पॉजिटिव आ रहा है तो इसका नेगेटिव आएगा। तो उस नेगेटिव, क्योंकि इक्वल दिखाना है तो माइनस आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो दोनों वैल्यू को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, क्योंकि डेल इक्वल क्या हो रहा, माइनस डेल वन हो रहा नहीं हो रहा। ये डेल और इक्वल किसके होगा, माइनस ऑफ डेल वन के हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों को आपको आपस में बदलने की जरूरत पड़ गई, तो जैसी जो पुराने वाले की वैल्यू थी और नए वाली की वैल्यू है, तो नए वाली की वैल्यू को किससे इंडिकेट करेंगे आप, माइनस लगा के बैलेंस करेंगे, क्योंकि इक्वल है। क्योंकि माइनस, देखिए ये हुआ ना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसकी नेगेटिव आएगी। अब दोनों को इक्वल दिखाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इक्वल दिखाना है, क्योंकि वैल्यू ना बदले, इसके लिए उसके लिए हमने क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। क्यों, क्योंकि माइनस साइन दोनों को के पार्ट को क्या करेगा, इक्वल बनाए रखेगा। क्लियर हो गया। और जो केस हमारा रोज में हो रहा, वही केस कहाँ कर सकते हैं आप, कॉलम में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके दो कॉलम को भी बदल सकते हैं। ये इस C1 को C2 में डाल सकते हैं तो फिर माइनस हो जाएगा, C2 को C3 में डालेंगे फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जितने बार बदलेंगे उतने बार चिन्ह बदलेगा। क्लियर है। ठीक, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की अगर हम चर्चा करते हैं तो ध्यान देंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिना कैलकुलेशन के आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकाल देगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, यदि किसी सारणी में किन्हीं दो पंक्तियों अथवा, अब देखिए जो केस पंक्तियों में हो रहा है वही केस कहाँ भी होगा, कॉलम में। किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों के सभी अवयव क्या हो, समान हो। किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों के सभी अवयव क्या हो, समान हो, तो सारणी का मान सदैव शून्य होता है। सदैव शून्य होता है। एक बार इसको चेक करके दिखाते हैं कैसे होता है। देखिए, ये प्रॉपर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिना कैलकुलेशन किए आप इसको कर सकते हैं। यदि किसी सारणी में किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों के सभी अवयव एक दूसरे के समान हुए, तो उस सारणी की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उसका मान क्या रख दोगे, जीरो रख दोगे। ठीक है, कैसे, माना डेल इक्वल हमको दिया हुआ है ए बी सी ई एफ जी। इट मीन्स यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और फर्स्ट रो एंड सेकंड रो इक्वल है। देखिए ए बी बी सी सी दोनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी लिख दूंगा मैं, डायरेक्ट जीरो लिख दूंगा। देखिए कैसे हुआ, इसको प्रूफ भी करके दिखाते हैं। ये है ना, हमने अभी पीछे वाले नियम में क्या कहा था, अगर हम किसी भी सारणी के किन्हीं दो स्तंभों को या किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदल देते हैं तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है, कहा था ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, R1 इंटरचेंज बाई R2 कर दिया।
इस R1 को R2 के साथ बदल दिया, ये R1 को R2 में लिखा, R2 को R1 में लिखा, तो क्या फर्क पड़ेगा? डेल इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए बी सी। क्यों? अरे सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले में डालो, फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले में डाला, ये ऊपर गया ये नीचे गया, कोई फर्क पड़ा नहीं। क्यों गया? तो ऊपर, ये नीचे से ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, तो वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बट रूल क्या था? इससे पहले वाला हमने पढ़ा था, किसी भी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों को अथवा स्तंभों को यदि हम बदलते हैं तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तो पहले वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, तो अब क्या आ गई? नेगेटिव। तो अब ये जो सारणी रहा, ये डेल इक्वल फिर से क्या बन गया? डेल ही बन गया। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? सो डेल इक्वल किसके हो गया? माइनस डेल हो गया। हो गया। अब ये इधर माइनस में, तो इधर आके क्या हो गया? प्लस। सो 2 डेल इक्वल क्या हो जाएगा? 0। सो इट मीन्स डेल इक्वल क्या बन गया हमारा? 0 बन गया। तो इसका मतलब सारणी की वैल्यू क्या बन गई हमारी? 0 बन गई। क्लियर है? अब एक बार इसको हम दिखा भी देते हैं, प्रसार करके भी दिखाते हैं। बहुत सारों के शक हो रहा होगा कि प्रसार में नहीं अलग आएगा, तो एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है? तो इक्वल इसका हम प्रसार करते हैं, R1 से कर लेते हैं, ठीक है? तो ए बी जी माइनस एफ सी, बी जी माइनस एफ सी माइनस बी, ए जी माइनस ई सी, ए जी माइनस ई सी प्लस सी वाले में लेंगे, तो सी वाले में क्या आएगा? देखिए ए एफ माइनस ई बी, तो क्या आया? ए एफ माइनस ई बी। अब ओपन कीजिए ब्रैकेट, ए बी जी माइनस ए एफ सी माइनस ए जी बी ए जी माइनस माइनस प्लस बी ई सी प्लस सी ए एफ प्लस माइनस माइनस सी ई बी। अब देखिए बहुत सारी वैल्यू हमारी कट जा रही है। देखिए ए बी जी पॉजिटिव है और ए बी जी यहाँ पर नेगेटिव है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। ए एफ सी यहाँ नेगेटिव है और ए एफ सी यहाँ प्लस में है। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो कैंसिल हो गया। बी ई सी यहाँ प्लस में है और बी ई सी यहाँ किस में है? ये प्लस ये माइनस, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। आपको कोई भी यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको केवल देखना है कि क्या किसी भी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों के संगत अवयव एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं है, अर्थात R1 और R2 के अवयव एक दूसरे के समान हैं अथवा नहीं है, या R1 और R3 भी हो सकता है, R2 और R3 भी हो सकता है, C1 और C2 भी हो सकता है, C1 और C3 भी हो सकता है, और C2 और C3 भी इक्वल हो सकते हैं। कोई भी दो पंक्ति बराबर होंगी या कोई भी दो कॉलम बराबर होंगे तो डायरेक्ट उसका मान आप कितना रख दोगे? 0 रख दोगे। कैसे? ये रूल बन गया हमारा, ठीक है? तो इस प्रॉपर्टी को भी आपने क्या करना है? नोट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है? चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, और ध्यानपूर्वक इनको समझेंगे, फिर एक्सरसाइज में बड़ी दिक्कत होगी वरना, ठीक है? तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक, किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ। अब पंक्ति और स्तंभ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि डिटर्मिनेंट है, क्योंकि जो प्रोसेस हमारे रो में लगेगी वही प्रोसेस हमारी कहाँ भी लगेगी? कॉलम में भी। पंक्ति और कॉलम में सेम प्रोसेस चलती है यहाँ पर, इसलिए पंक्ति अथवा स्तंभ हम दोनों लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है? पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से, अचर समझते हैं? किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू से, ठीक है? अचर का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, स्केलर को एक अचर से, अचर को नाम भी देते हैं के से गुणा करने पर, के से गुणा करते हैं तो सारणी का मान भी उस अचर, वो अचर कौन सा था? के का गुणज हो जाता है। के का गुणज हो जाता है। इसमें क्या कह रहा है?
यदि आपने किसी भी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा कर दिया तो सारणी का मान भी उस अचर के का क्या हो जाएगा, एक गुणज हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अगर सपोज दैट डेल इक्वल दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दे रखा है, ठीक है, ये हमको डेल दे रखा है एक सारणी के। एक मैं लेता हूँ डेल वन इक्वल हमको दे दिया के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई दे दिया। तो इसमें मैंने किया क्या है, इस सारणी देखो अवयव तो सेम है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सेम है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस डेल वन में डेल को डेल वन बनाने के लिए हमने किया क्या है, इस पहली जो पंक्ति थी ए बी सी थी ना, पहली पंक्ति के अवयव, इसके पहली पंक्ति के तीनों अवयवों को मैंने किससे गुणा कर रखा है, के। तो इसको भी के से, इसको भी के को, इसको भी के से गुणा कर रखा है ना। अब देखते हैं होता क्या है। इसका यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, देखिए आपने पहले प्रसार किया हुआ है, सीखा हुआ है ना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए ई आई माइनस एच एफ माइनस बी इंटू डी एच माइनस जी ई डी एच माइनस जी प्लस सी, तो क्या बनेगा डी एच माइनस जी, नहीं सी वाले में क्या बचा डी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद बी वाले में ना, तो बी वाले में हमारा मिस्टेक हो गया है। तो बी वाले में क्या आएगा, डी आई माइनस जी एफ आएगा। तो क्या आएगा डी आई माइनस जी एफ प्लस सी, सी वाले में क्या आएगा डी एच माइनस जी, डी एच माइनस जी ई आ गया। ठीक है, अब इसका प्रसार कीजिए। तो पहला वाला क्या आएगा के ए इंटू क्या होगा ई आई माइनस एच एफ, तो क्या आएगा ई आई माइनस एच एफ माइनस क्या बना के बी, तो क्या बनेगा डी आई माइनस जी एफ, डी आई माइनस क्या हो गया जी एफ। क्लियर। लास्ट वाला क्या बचा के सी प्लस के सी। अब देखिए एलिमेंट क्या आएगा डी एच माइनस जी, डी एच माइनस जी हो गया। देखिए क्लियर। अब देखिए इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इन तीनों में हमारा के कॉमन है, तो के को मैंने क्या कर दिया कॉमन ले लिया। तो बचा क्या देखिए ए ई आई माइनस क्या हो गया एच एफ माइनस क्या हो जाएगा बी इंटू डी आई माइनस जी एफ प्लस क्या हो जाएगा सी इंटू डी एच माइनस क्या हो गया जी ई हो गया। तो हुआ क्या, इसमें जैसे ही मैंने के कॉमन लिया, के बाहर आ गया, तो अंदर की जो वैल्यू आ गई है, देखिए पूरी जो वैल्यू आई है ना, वो वैल्यू हमारी यहाँ है। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सेम आ गई है। देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आई है हमारी, देखिए पूरे का पूरा सेम है। तो इट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ के इंटू ये वैल्यू मेरी किसकी थी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस डेल के इक्वल थी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच और क्या लिख सकते हैं आई करके हम लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू आ गई है फिर से क्या आ गई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सेम टू सेम आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा टोटल रिजल्ट क्या निकल के आएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा देखेंगे ध्यान से। हम यहाँ पर कह सकते हैं डेल इक्वल क्या कह दूंगा के इंटू डेल वन कह सकता हूँ, नहीं सॉरी डेल वन इक्वल क्या हो जाएगा के इंटू डेल हो गया इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि हमने किया क्या है, इस डेल वन वाले में पहली नंबर की जो पंक्ति है उसको हमने एक अचर के से गुणा किया है। क्लियर, कोई फर्क आया। तो इसलिए ख्याल करेंगे किसी भी सारणी के किसी भी पंक्ति को यदि किसी अदिश से आप गुणा कर रहे हैं या किसी कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो उस सारणी की क्या हो जाएगा, वो उस अदिश का क्या हो जाएगा एक गुणज हो जाएगा। ठीक, तो आइए इसका मैं थोड़ा सा आपको एक प्रोसेस दिखाता हूँ, ध्यान से इसको समझेंगे। अगर सपोज दैट मेरे को एक यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया है 2x 2y
2z PQRSTU दिया है। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं इक्वल लिख सकता हूँ। देखिए किसके, इस की जो पहले नंबर की पंक्ति है उसको 2 से गुणा किया है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक की जो वैल्यू आएगी वो 2 गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 अचर है ना, तो 2 गुना हो गई। किस मैट्रिक के इक्वल? एक्स वाई जेड PQRSTU। ये देखिए कोई फर्क रहा? तो ये एक प्रकार से कॉमन लेना जैसा है। ठीक है, आव्यूह का जो मैट्रिक हमने पढ़ा था वहाँ के रूल अलग थे, बट डिटर्मिनेंट के रूल थोड़ा सा क्या है, अलग हैं। तो इसका मतलब कॉलम नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू का क्या होगा, 2 गुना होगा। क्लियर? अगर 2 यहाँ नहीं है, अगर 2 हमारा इसमें मल्टीप्लाई है तब भी बात वही है। ठीक है, अगर 2 यहाँ भी नहीं है, अगर 2 इसमें मल्टीप्लाई है थर्ड कॉलम में, तब भी बात वही है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में मल्टीप्लाई किसको किया है, कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई किया है। क्लियर? अगर सपोज दैट इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होता, इसमें भी क्या होता, 2 से मल्टीप्लाई होता, तो कितने कॉलम को अधिक से गुणा किया है, इसके से कि देखो पहले तो ये देखिए इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसका मतलब कॉलम नंबर 2 जो था इसको हमने 2 से गुणा किया है, तो इसका मतलब यह जो डिटर्मिनेंट है वह इस डिटर्मिनेंट का 2 गुना हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। अब देखिए इसके कॉलम नंबर 3 को भी 2 से इंटू किया है, तो इसका मतलब 1 2 और बाहर आ गया। तो 1 2 पहले से था, 1 2 और आ गया, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 इंटू XPSYQTZRU हो गया। ये देखिए, तो इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है वह इस वाले डिटर्मिनेंट का 2 गुना नहीं बल्कि कितना गुना होगा, 4 गुना हुआ। क्यों? क्योंकि 2 गुना तो आपके कॉलम नंबर 2 से हुआ, फिर 2 गुना किससे हुआ, कॉलम नंबर 3 से हुआ, क्योंकि कॉलम नंबर 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, कॉलम नंबर 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई था। तो कितने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 1 2 और 1 2, तो 2 दूना 4 गुना हो गया। तो क्लियर? बहुत आसान सा एक रूल है, तो इसको थोड़ा सा नोट करेंगे। ठीक, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर हमारी 5 क्या कह रहा है, यह है सारणिकों के योग के लिए है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से नहीं समझा पाएंगे, ध्यान से देखेंगे कैसा है। अगर हमको दे दिया x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी डी ई एफ जी एच आई दे दिया, तो ये जो सारणिक दे रखा है इसके यहाँ पर 2 पंक्तियाँ जुड़ी है ना। देखो पंक्ति में x प्लस ए हुआ है पहली पंक्ति में, y प्लस बी हुआ है, z प्लस सी हुआ है। तो इस सारणी को यदि मैं खोलूंगा तो कैसे खोलूंगा, इक्वल हो जाएगा x y z d e f g h i प्लस क्या हो जाएगा a b c d e f g h i हो गया। ठीक, अब बहुत सारे कह रहे होंगे नहीं मैट्रिक में तो हमने अलग पढ़ा था, मैट्रिक में क्या हो जाना चाहिए, a प्लस एक्स वाई प्लस बी जेड प्लस सी और 2D हो जाना चाहिए, 2E हो जाना चाहिए। बट यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक नहीं है। पहली चीज़ नोट रखनी है कि ये हम यहाँ पर मैट्रिक नहीं पढ़ रहे हैं, उस मैट्रिक की एक एलिमेंट्री वैल्यू पढ़ रहे हैं। अर्थात हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। अगर डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ के रूल अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्रसार करके वैल्यू देगा ना। तो देखिए जब आप इसको करेंगे, एक बार हल्का हल्का मोटा मोटा आपको बताता हूँ। देखिए आप इसको खुद खोल के कर सकते हैं। देखिए जब आप इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, एक सिग्मा वाला एक फर्स्ट स्टेप खोल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका अगर आप खोलेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, x प्लस ए, ये क्या बनेगा ei माइनस क्या बना hf, बाकी फिर आते रहेंगे। इधर वाले को जब खोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट खोल रहा हूँ बस, ज़्यादा नहीं। तो x यहाँ से क्या आएगा ei माइनस hf बन गया। इस वाले को खोलेंगे तो इस वाले में क्या बनेगा, प्लस, अभी बीच में डैश भी, हाँ, तो प्लस ए वाले के रिस्पेक्ट में खोलिए ए ei माइनस क्या बन गया hf बन गया। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखिए ei माइनस hf यहाँ भी है, ei माइनस hf यहाँ भी है, तो मेरा क्या कॉमन आया, ei माइनस hf कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस ए, तो क्या बच जाएगा x प्लस ए। देखिए तो x प्लस ए इंटू ei माइनस एच एफ, एक्स प्लस ए इंटू ei माइनस एच एफ, सेम आ गया।
कोई टफ है? बहुत इजी स्टेप हो गया, देखिए हुआ नहीं हुआ? तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट सारणिक ऐड नहीं होते हैं, बल्कि उनकी जो वैल्यू है जब आप इस सारणिक को खोलोगे तो उसकी वैल्यू इन दोनों के एडिशन के इक्वल आएगी, क्योंकि वो चीज़ कॉमन आ जाएगी हमारी। ठीक, अब देखिए कभी ऐसा हो गया, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी पी प्लस ई क्यू प्लस एफ आर प्लस डी एम एन ओ ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा एडिशन कितने रो में है? फर्स्ट और सेकंड में। जो जैसा रो में चलेगा वैसा ही कॉलम में भी होगा। ठीक है, तो इसको अगर खोलना है तो पहले आप क्या करोगे, पहली पंक्ति का योग खोलेंगे। किसको खोलेंगे? पहली पंक्ति के योग को। तो खोलिए पहली पंक्ति को, x y z। सेकंड पंक्ति वैसी रहेगी, p प्लस ई q प्लस एफ आर प्लस डी एम एन ओ प्लस। ठीक, अभी केवल पहली पंक्ति खोल रहा हूँ, दूसरी नहीं खोल रहा हूँ। अब देखिए क्या बचा, ए बी सी क्या बचा, पी प्लस ई क्यू प्लस एफ आर प्लस डी एम एन ओ हो गया। ये हमारी पहली पंक्ति का योग खुल चुका है। ठीक है, अगर इसको भी खोलना है, दूसरी पंक्ति के योग को खोलना है, तो फिर कैसे खुलेगा? इसको खोलेंगे अब। ठीक है, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या रहेगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन ओ प्लस एक्स वाई जेड ई एफ डी एम एन ओ। ये देखिए सेकंड पंक्ति भी खुल गई। ये जो सारणिक था वो कितने भागों में टूट गया? दो। किस योग से? सेकंड पंक्ति के योग से। अब इधर भी देखिए, ये भी दो पार्ट में टूटेगा। देखिए कैसे, तोड़िए इसको, ए बी सी पी क्यू आर एम एन ओ प्लस। अब खोलिए सेकंड स्टेप, ए बी सी ई एफ डी और एम एन क्या हो जाएगा, ओ हो गया। तो देखिए कितने स्टेप में खुल गया, 6 स्टेप। दो पार्ट, पहले पहली पंक्ति के 2 स्टेप, फिर दूसरी पंक्ति के 2 स्टेप। तो 2 स्टेप, पहला स्टेप 2 में टूटा, फिर दूसरा स्टेप 2 में टूटा, तो 2 दूना कितना हो गया, 4। 1 2 3 4। अगर सपोज करो यहाँ भी होता योग, तो फिर से 2 पार्ट करने पड़ते। इसके भी 2 पार्ट, इसके भी 2 पार्ट, इसके भी 2 पार्ट, इसके भी 2 पार्ट। हो गया। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? इसकी 5th प्रॉपर्टी है। तो इसको भी आपने नोट रखना है। ठीक है, आइए इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये किसी भी सारणी के फॉर्मेट को चेंज करने की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर होगा क्या, जैसे माना आपको अगर कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है किसी सारणिक में, किसी सारणिक का मान नहीं बदलता जब। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी सारणी का मान नहीं बदलेगा, अर्थात वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब आप ये प्रोसेस करेंगे। देखिए प्रोसेस क्या है, आर आई चेंज बाई, अर्थात किसी भी पंक्ति में आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, आर आई प्लस के इंटू आर जे, अर्थात आप किसी भी पंक्ति को किसी अचर से गुणा करके उस पंक्ति में जोड़ देंगे तो उस सारणी की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सारणी दिया है 2 3 4 5 6 0 1 2 3। ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरे को इसकी पंक्ति नंबर 1 को बदल देता हूँ। कैसे चेंज किया आपने, R1 चेंज बाय R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2 कर दिया आपने, कर दिया। R1 को चेंज कर दिया, कैसे, R2 का ट्वाइस किया और R1 में ऐड कर दिया। तो आपकी सारणी की वैल्यू नहीं बदलेगी, अर्थात वो जो वैल्यू आएगी वो पहले वाले सारणी के ही इक्वल रहेगी। देखो कैसे,
R2 का ट्वाइस, तो 5 दूना 10, 10 और 2 12, 6 दूना 12, 12 और 3 है कितना हुआ 15, 0 गुणा 2 0, 4 धन 0 4, 5 6 0 1 2 3, ये आपका हो गया। तो इसका मतलब इसका आप यदि प्रसार करोगे और इसका प्रसार करोगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैंने प्लस लिखा, अगर प्लस की जगह पर मैं माइनस कर दूं तब भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात प्लस करने पर भी वैल्यू में चेंज नहीं होगा और माइनस करने पर भी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस कर दिया तब भी वैल्यू में कोई भी चेंजेज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी ख्याल रखेंगे, किसी भी रो को चेंज करने का ये क्या है, एक नियम है, और इस नियम से आप किसी भी रो की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और यही प्रोसेस आप कॉलम में लगा सकते हैं, सी आई चेंज बाई सी आई प्लस के इंटू सी जे, अर्थात यही प्रोसेस आप कहाँ भी कर सकते हैं, किसी भी पंक्ति में भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पंक्ति में कर दिया तो कॉलम में नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पंक्ति और स्तंभों को बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर आपने कोई भी स्टेप पंक्ति में कर दिया तो उसके बाद वो स्टेप को आप यहाँ पर कॉलम में भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई टफ है? तो ये हमारे किसी भी सारणी की क्या है, प्रॉपर्टियाँ हैं। ठीक, बहुत ईजी सी प्रॉपर्टियाँ हैं, इनको आपने नोट रखना है। ठीक है, अब आते हैं एक लास्ट प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बना देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7, यदि किसी सारणिक में एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ के सभी अवयव शून्य है, तो सारणिक का मान सदैव शून्य होगा। ये देखिए, अगर किसी सारणी के एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ के आपको सारे के सारे अवयव 0 मिल जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट को यदि आप वैल्यू में रखेंगे निकालने के लिए, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0। तो बिना कैलकुलेशन के आप इसको भी 0 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आपको डिटर्मिनेंट मिल गया 0 0 0 ABC DEF, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है ना, इसकी यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो हम हर कंडीशन में 0 आएगी। निकाल के देखिए, 0 आ गया, BF माइनस EC, तो क्या आएगा, BF माइनस EC माइनस 0, AF माइनस DC प्लस 0, AE माइनस DB, AE माइनस D क्या हो गया, B हो गया। अब देखिए सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0। तो इट मीन्स सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, कैलकुलेशन में 0 आएंगे, और उनको ऐड या माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ के यदि सारे अवयव आपको शून्य दिखाई दिए तो उस सारणी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा, डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टियाँ पढ़ी, और इन प्रॉपर्टियों को ढंग से एक बार नोट करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना इन प्रॉपर्टियों के आप इस मॉडल के क्वेश्चनों को नहीं बना पाएंगे, इसलिए इन प्रॉपर्टियों को थोड़ा ढंग से नोट करना है। बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टियाँ हैं। ठीक।